एक समय की बात है, दो ट्रेडर्स हुआ करते थे। एक का नाम था नीरज और दूसरे का नाम था शुभम। और एक दिन अचानक से दोनों ने एक ही पेयर में ऑपोजिट साइड ट्रेड कर लिया। शुभम ने किया बाय और नीरज ने सेल। कुछ देर बाद शुभम का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और नीरज का टारगेट। तो नीरज ने ऐसा क्या किया जिससे उसका टारगेट हिट हो गया? चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। अरे ट्रेडर साहब, आपको पता क्या था जिससे आपका टीपी हिट हो गया भाई? क्योंकि मैं यूज कर रहा था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। अगर आप भी समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना। हेलो एवरीवन, तो आज के लेक्चर में मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिक्स सिखाए थे और यह समझाया था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज के लेक्चर में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप एज अ स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए यहां पर ये सारी चीजें हम आपको सिर्फ इस एक लेक्चर में बताने वाले हैं, तो ये लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन यहां पर जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी ना, ये एक्चुअली आप मार्केट में यूज कर पाएंगे। मतलब देखो, मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया है, लेकिन अगर आप सिर्फ उनके बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो यहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे हेज फंड्स लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं और आप यहां पर जो बड़े हेज फंड्स हैं, जो बड़ा स्मार्ट मनी है, उनके साथ में मिलकर ट्रेड ले सकते हैं। मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करना है, हमें जो बड़े बड़े स्मार्ट मनी है उनके फुटप्रिंट्स को स्टडी करना है। हमें देखना है कि कहां पर उन्होंने बाय किया था। अगर वो जहां पर बाय कर रहे हैं हम भी वहां पर बाय करेंगे, तो क्योंकि वो हजारों करोड़ की बाइंग करते हैं तो उनके बाय करने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, और अगर हमने भी साथ में बाय कर रखा है तो प्राइस बढ़ेगी, हमें प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। अगर वो शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ में शॉर्ट करना है, क्योंकि जब वो शॉर्ट करेंगे तो प्राइस गिरेगी, और प्राइस गिरेगी और हमने शॉर्ट कर रखा होगा तो वहां से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये जो लेक्चर है, देखिए सिर्फ देखकर समझ नहीं आएगा, आपको साथ में नोट्स बनाने होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको समझ आएंगे, थोड़ी देर में आप कंफ्यूज होंगे और थोड़ी देर में आपके माइंड से निकल भी सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने के साथ साथ आप अपने नोट्स भी जरूर बनाइएगा। साथ ही इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप कंटिन्यूअस लेक्चर देखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है ट्रेडिंग के ऊपर, इसको लोग कई हजारों रुपए में बेचते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सीरीज वाइज हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये सब कुछ सिखा रहे हैं। ये जो 5 लेक्चर हैं ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, जिसको आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद आज ये जो लेक्चर है ये है एडवांस्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। इसके बाद मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में सिखाने वाला हूं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा, फिर साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा उनका नुकसान की वजह बनता है। और लास्ट में हम इन सारी चीजों को जो हमने सीखा है इन सबको मिला के देखेंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स है, सिर्फ एक वीडियो नहीं है। अगर आप पहली बार सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि इसके बाद आप कंप्लीट कोर्स को भी फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप पहला लेक्चर यही देख रहे हैं या इससे पहले के लेक्चर्स भी आपने देखे हैं, और आप कहां से इस लेक्चर को देख रहे हैं ये आपने जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट 3 दिन के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे हम सारे कमेंट्स को हार्ट देने वाले हैं, चाहे 2000 कमेंट हो या 5000 या फिर 10,000। तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा। अब चलिए हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर समझनी है वो ये मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ऑल्दो थोड़ा बहुत मैं यहां पर भी डिस्कस कर दूंगा ताकि जो नए लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि इसको समझे बिना आगे की चीजों को समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये हमारा पूरा कोर्स रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और वो है मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए आपको पता होगा, अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर देखे होंगे या फिर आप बेसिक भी ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी मार्केट मूव करता है, अगर अप ट्रेंड होगा तो वहां पर हमें हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से, जो कि हमने चार्ट में मार्क कर रखा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। तो ये आपको पता होगा। तो इसी तरीके से जब मार्केट गिरता है तो मार्केट एकदम से नहीं गिरता, यहां पर हमें लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो,
लोअर हाई, यानी कुछ इस तरीके से आपको मार्केट गिरता हुआ नजर आता है। तो ये बेसिक चीज है, आपको पता होगी, नहीं भी पता है तो आप चार्ट में देखेंगे कि आपको कुछ इस तरीके से ही मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहां पर आप लोअर लो और लोअर हाइज को मार्क कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है तो देखिए शुरू से लेक्चर देखेंगे तो सारी चीजें समझ आपको आने लग जाएंगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज थी, दो इंपॉर्टेंट चीज थी, एक था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा था चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके बारे में भी बताया था। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीजें क्लियर करना जरूरी है, अगर आपको पता है तो भी ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, वो ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो रहा है। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो अभी भी अप ट्रेंड ही चल रहा है, और अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो इसका मतलब यहां पर आप सिर्फ बाय करने की पोजीशन लेंगे। उसी तरीके से अगर हम बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बता रहे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, यानी अगर प्राइस गिर रही थी तो वो आगे भी गिरती जा रही है, यानी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी अप ट्रेंड में चार्ट जाता है तो हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, जैसे ही मान लो प्राइस यहां पर बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा ऊपर गई तो आपने देखा जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आने लगी है तो यहां पर हायर हाई है, तो आपने क्या किया, आपने हायर हाई से लगते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद जैसे ही यहां पर जो प्राइस है वो इस लाइन को ब्रेक कर देती है ना, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा? ये होगा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं अप ट्रेंड चल रहा था, यहां पर हमारा हायर हाई था, हमने इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ की और जैसे ही प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, मतलब इससे ऊपर प्राइस चली गई, तो इस जगह पर हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये होगा हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिससे हमें सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। इसी तरीके से अगर कभी प्राइस गिर रही होती है तो वहां पे आपको बताया कि लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। तो जब भी आपको दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने क्या करना है, ये जो लोअर लोज है ना, इससे लगते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी तो यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि कुछ इस पॉइंट पे होता है। इससे हमें पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं। यहां पर मैंने आपको लाइन में दिखाया था, अब यहां पर कैंडलस्टिक चार्ट में देखिए, ये हमारा बना है हायर हाई, हमने हायर हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ की और उसके बाद देखिए कि ये जो कैंडल है हमारी ग्रीन वाली, इस कैंडल में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। फिर हायर हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ की, यहां पर इस कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना, तो यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहां पर देखिए हमने लोअर लो से लगते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है, ये जो रेड कैंडल है इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहां पर हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगेन देखिए यहां पर लोअर लो से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की है, तो यहां पर हमारा जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो पिछले लेक्चर में हमने पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताया है, तो उस लेक्चर को देखकर आपको इसके ना बेसिक समझ आ जाएंगे। तो अब इतना तो आपको समझ आ गया कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी ट्रेंड रिवर्स भी होगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो कभी ना कभी नीचे भी आएगी, और अगर गिर रही है तो कभी ना कभी ऊपर भी जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है? तो इसके लिए जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अप ट्रेंड का आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने आपको बताया कि प्राइस अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से बढ़ रही होगी, तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर होगा हमारा हायर हाई। तो हम हायर हाई से लगते हुए कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की तो जब भी प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो इस जगह पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद वापस से देखिए ये हमारा हायर हाई बना, प्राइस थोड़ा सा नीचे आने लगी तो यहां पर हमने हायर हाई मार्क कर दिया। उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर गई तो हमने हायर हाई से लगते हुए कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है कि प्राइस ना नीचे आने लगती है और पिछले वाले हायर हाई से भी नीचे आ जाती है। तो यहां पर आपका क्या रहा होगा, यहां पर आपका रहा होगा हायर लो। तो आप देखते हो कि प्राइस जो है वो हायर लो से भी नीचे आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप हायर लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर प्राइस हायर लो से नीचे आ जाती है तो इसको हम कहते हैं CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। और पहले क्या चल रहा था, पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अब शायद यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, यानी इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे।
अब इसका उल्टा जो एग्जांपल है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आपको कभी दिखाई देता है कि पहले चल रहा है डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होगा, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा वो आपको पता है कि लोअर लो से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद फिर से आपने देखा इस तरीके से हुआ, लेकिन इसके बाद आपको दिखाई देता है कि जो हमारा लोअर हाई था, प्राइस उससे ऊपर निकल जाती है। तो हमने क्या किया, यहां पर देखिए यहां पे हमारा लोअर लो है, यहां पे लोअर हाई है, यहां पे लोअर लो है, यहां पे लोअर हाई है, यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे लोअर हाई है। तो हमने लोअर हाई से लगते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने देखा कि जो प्राइस है वो लोअर हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है। तो इसका मतलब अभी तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, अब यहाँ पर CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मतलब यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। और वही सेम चीज हमने यहाँ पर आपको चार्ट में भी दिखा रखी है। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो इस जगह पर हमारा क्या था, यहाँ पर था हमारा लोअर हाई। तो हमने देखा कि थोड़ी देर में ना प्राइस ऊपर को बढ़ने लगी, तो हमने लोअर हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है इसने हमारे लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो यहां से हमें समझ आया कि हमारा जो ट्रेंड है वो अब रिवर्स हो चुका है। पहले प्राइस गिर रही थी, अब यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड का देखने को मिला था। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहां पर हमने आपको बता दिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो अगर करने की सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहीं से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बन रखे हैं। तो कई बार आप सर्च करके जाओगे, वहां पर आपको कोई पेड सर्विस दे दी जाएगी, तो हम कोई भी पेड सर्विस नहीं चलाते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट जाके सर्च करके टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पे आपके साथ स्कैम हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि हमने आपके साथ स्कैम किया है, इसलिए सावधान रहिएगा। तो मैंने आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बता दिया है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो है CISD का, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये भी एक तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह ही है, यानी ये बताता है कि कहां से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, लेकिन ये एक अर्ली वार्निंग साइन की तरह यूज किया जा सकता है। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको बाद में बताएगा, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दे रखा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे जाके आपको बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन CISD ने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। तो CISD के थ्रू भी आप ये पता कर सकते हैं कि कहां से ट्रेंड चेंज होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको समझ आ रहा है ना कि कहां से ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो अगर आप यहां पर बाय करने का ट्रेड लेने वाले थे तो शायद अब वो ट्रेड आप अभी नहीं लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप वहीं पे शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे, लेकिन आप गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं और साथ ही आप कई बेटर ट्रेड्स को बहुत पहले ही पकड़ सकते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को समझने के लिए। अब इसको समझने के लिए ना सीधा चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जो चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। तो हम आ चुके हैं चार्ट पे, और चार्ट पे जाने के बाद मैं आपको अब CISD का सीधा एग्जांपल दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बुलिश CISD यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बुलिश CISD के लिए सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और साथ में अगर आप BOS भी मार्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। अब जब भी डाउन ट्रेंड में आपको कोई इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है, इंपल्सिव मूव का मतलब है आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती हैं, तो जब भी 2-3 आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेंगी ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेड कैंडल है, ये भी एक रेड कैंडल है, यानी 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आपको यहां पे दिखाई दे रही है। तो आप इससे पहली जो अपोजिट कलर की कैंडल होगी, यानी यहां पर जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए ये जो कैंडल है, इस कैंडल के क्लोज से लगते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि भाई सबसे बड़ी रेड कैंडल तो मुझे यहां पे दिखाई दे रही है, तो आपने यहां से लगते हुए लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की? तो आप यहां से लगते हुए भी अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। CISD आपको चार्ट में बहुत बार देखने को मिलेंगे। इवन जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको चार्ट में बहुत बार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हर बार उसके बेसिस पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो जब एंट्री मिलेगी उसी को हमारे लिए समझना जरूरी है। और मैं क्योंकि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मैं आपको वही एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जहां पर चीजें काम कर रही हैं, यानी जहां पर आपको एंट्री मिल रही है। मैं हर जगह पे आपको मार्क करके दिखाता रहूंगा तो उसका कोई खास सेंस नहीं बनेगा। तो आपको दिखाई देगा, आप हर जगह पे मार्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब रिसेंट चार्ट पे जा रहे होंगे, हो सकता है वहां पर आपको दिखाई दे रहा हो, आप वहां पर भी मार्क करो, लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल यहां पे लिया है। अब देखो मैं आपको ये 2 रेड कैंडल दिखा रहा हूं, लेकिन आप कहोगे कि भाई रेड कैंडल तो यहां पे भी बन रखी है, तो आप यहां पर भी तो मार्क कर सकते थे। तो देखो, जब मान लो चार्ट इसके आगे नहीं बन रखा होगा तो हो सकता है पहले आपने यहीं पे मार्क किया होगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि चार्ट उससे नीचे चला गया, तो अब आपको पता है कि वो CISD काम नहीं आएगा।
तो आप क्या करेंगे, आप उसको हटा सकते हैं और उसके बाद में हो सकता है जहां पर आपको दिखाई दिया, मान लो आपको यहां पर दिखाई दिया, आपने इसको मार्क किया, लेकिन आपको पता चल रहा है प्राइस तो और नीचे चली गई, तो फिर आप यहां पर भी मार्क कर सकते हैं। यानी आपको जो भी CISD है या जो भी मैं आपको स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना, ये आपको चार्ट में बहुत बार देखने को मिलेंगे, लेकिन हर बार आपको इनके बेसिस पे एंट्री नहीं मिलेगी, तो फिर वो जो आपकी मार्किंग्स होंगी वो काम नहीं आएंगी, लेकिन जब काम आएंगी तभी ये इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसीलिए हमें बार बार मार्क भी करना पड़ सकता है, लेकिन जब हमारे लिए काम आ रही है वहां पर ही मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आपके लिए समझना आसान होगा। मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। तो ये मत बोलना कि दिख तो यहां भी रहा था, आपने यहां क्यों नहीं मार्क किया, यहां भी दिख रहा था, आपने यहां क्यों नहीं मार्क किया। मुझे आपको एग्जाम्पल दिखाना है, इसलिए मैं पर्टिकुलर जगह पे मार्क कर रहा हूं। तो वापस से इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखो यहां पर आपको एक इंपल्सिव मूव देखने को मिल रहा है, मतलब एक रेड कैंडल मिली है, दूसरी रेड कैंडल बन रखी है। तो जब भी ऐसा मूव आपको देखने को मिलता है तो आपने इससे पहले जो अपोजिट कलर की कैंडल है, यानी यहां पर जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके क्लोज से लगते हुए आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहां पर आपने लाइन ड्रॉ कर ली, अभी आपका CISD कंफर्म नहीं हुआ है। अब अगर मान लो इसके बाद प्राइस यहां पर ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है इसको हम CISD लाइन कह सकते हैं। तो अगर आपको दिखाई देता है कि कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है इस वाली कैंडल ने, तो यहां पर आपका जो CISD है ये कंफर्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहीं पर समझ आ गया कि शायद यहां से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि इसके बाद आपको इसके बेसिस पे एंट्री मिलती, लेकिन हम यहां से एक अर्ली वार्निंग साइन की तरह इसको यूज कर रहे हैं और इसके बेसिस पे हम आगे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आगे मैं आपको जितनी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा उनके बेसिस पे ट्रेड कैसे प्लान किए जाते हैं ये भी समझाऊंगा। अभी हम इसका एक अपोजिट एग्जांपल भी देख लेते हैं। यानी ये मैंने आपको बुलिश CISD बताया था, क्योंकि आपको पता है पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने हमारी ये जो नीचे को जब प्राइस गिर रही थी इस लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, तो यहां पर हमारा बुलिश CISD बना है। अब मैं आपको एक बेयरिश CISD का एग्जांपल भी दिखा देता हूं। तो बेयरिश CISD के लिए जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो चार्ट चल रहा है वो हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अप ट्रेंड में जब आपको एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है, अप ट्रेंड में इंपल्सिव मूव हमें कहां देखने को मिलेगा, जब हरी कैंडल्स बन रही हैं और वो भी काफी सारी एक साथ कैंडल्स बन रही हैं। तो ये वाला एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको एक कैंडल दिखाई दी, दूसरी कैंडल दिखाई दी, तीसरी कैंडल दिखाई दी, यानी यहां पर एक इंपल्सिव अपसाइड का मूव आया है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहले जो अपोजिट कैंडल होगी, यानी जो रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल के क्लोज से लगते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर हमने CISD लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद मान लो जैसे जब ये आपको दिखाई दिया होगा कि इंपल्सिव मूव आया तो आपने पहले ही लाइन मार्क कर दी होगी। उसके बाद आपको दिखाई देता है कि कोई भी कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देती है, जैसे ये जो हमारी रेड कैंडल है इसने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर हमारा CISD कंफर्म हो चुका है। तो ये क्या है, ये है हमारा बेयरिश CISD। अब अगर इसके बेसिस पे आप एंट्री लेना चाहते हो ना, यानी अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड भी लेना चाहते हो, वैसे तो मैं कहूंगा कि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखने हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को भी समझो, तो उनको साथ में मिला दोगे कि तो आपकी जो स्ट्रेटजी होंगी वो बेटर काम करेंगी। लेकिन अगर आप इसके बेसिस पे भी सिर्फ ट्रेड लेना चाहते हो तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर हमें शॉर्ट पोजीशन देखने का एक एग्जांपल मिलता है, तो हमने यहां पे शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट कर ली। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो यहां पर आपका CISD कंफर्म हो गया था, तो अगर दोबारा से ये जो CISD लाइन है प्राइस इसको रीटेस्ट करती है, तो यहां पर आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हो। यानी इस केस में आप यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन लेते, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो ये जो स्विंग हाई है से थोड़ा सा ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा होता, और टारगेट के लिए आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते थे, या फिर आपको कोई स्विंग लो दिखाई देता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो 1:2 का जो टारगेट है वो यहीं पर आपका अचीव हो जाता है। इवन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस यहां पर इतना नीचे तक आ गई थी, यानी अगर आप चाहते तो आप 1:4 का टारगेट भी अचीव कर सकते थे। और ये 1:2, 1:3, 1:4 क्या है, ये आपको लग रहा होगा कि ये चीज क्या होती है, अगर आपने पहले नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, यानी आप कितना रिस्क ले रहे हैं कितना रिवॉर्ड कमाने के लिए। तो अगर 1:4 की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं, कितने रुपए कमाने के लिए, ₹4 कमाने के लिए। तो अब अगर इस केस में मान लो अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपने ₹1 गंवाए, लेकिन अगर आपका एक बार टारगेट हिट होता है तो आपने ₹4 कमाए। तो इसके बाद अगर मान लो 2 बार और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो टोटल 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, तो आपने ₹3 ही गंवाए हैं, लेकिन एक ही टारगेट पे आपने ₹4 कमा लिए हैं। तो ओवरऑल इसके बाद भी आपके पास ₹1 का प्रॉफिट बचेगा।
तो ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, ये ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप बिना कोई हिसाब किताब के ट्रेड लेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि आपने बहुत सारे ट्रेड में प्रॉफिट किया लेकिन एक ही ट्रेड में आप अपना सारा नुकसान कर दें। तो ये है क्या है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं भी डेल्टा एक्सचेंज में ही ट्रेड करता हूं क्योंकि यहां पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। दूसरा, ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है तो आपको कोई भी ऐड और विड्रॉ के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा, क्रिप्टो जो है ये 24/7 चलता है। तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसके लिए नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है कि भाई ये अधीरा AI आप बोलते तो बहुत बार हो लेकिन ये चीज क्या है, ये काम किस तरीके से करती है। तो चलो मैं इसका भी एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने आपके सामने कुछ चार्ट खोल रखे हैं। एक मैं कोई दूसरा चार्ट यहां पे खोल लेता हूं। तो यहां पर मैंने डेल्टा एक्सचेंज के ऐप में सोलाना का चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहां पर देखिए मैंने अपने गूगल क्रोम में अधीरा AI का एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है। अब जैसे ही मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है तो अब जो भी चार्ट ओपन है मैंने क्या करना है, सिर्फ एक बार यहां पर इमेज पे क्लिक करना है। ये ट्रेडिंग व्यू में भी चलता है, कोई भी चार्ट आपका क्रोम में खोल रखा होगा उसके ऊपर ये काम करेगा। मैंने सिर्फ क्लिक किया। अब देखिए यहां पर सिर्फ एक क्लिक पे मुझे पूरा एनालिसिस दे रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए मैंने सोलाना का चार्ट ओपन कर रखा था, उसने पकड़ लिया कि ये सोलाना का चार्ट था। यहां पर जो प्राइस है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके हिसाब से वो एंट्री के बारे में बता रहा है। यहां पर उसने बताया कि डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं ये भी दिखा रहा है। यानी यहां पर जो एक्यूरेसी रहती है वो बहुत बेटर रहती है। इवन RSI इंडिकेटर क्या कह रहा है, MACD क्या कह रहा है, जो कि मैंने चार्ट में नहीं लगा रखे हैं, उसके बेसिस पे ये आपको चार्ट को एनालाइज करके देता है। तो इसके बेसिस पे आप अपना जो एनालिसिस है उसको कंफर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली इसके बेसिस पे ट्रेड ले लीजिए, आप इतना सब कुछ सीख रहे हैं तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक तरह से यहां पर आप थोड़ा सा अपने एनालिसिस को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपको हमारी तरफ से फ्री में मिल रहा है। इवन जो इसका 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आता है वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। इसके लिए बस आपको हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद ये जो 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है आपको फ्री में मिल जाएगा। नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। अब वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो अब देखिए CISD के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे सर हमने 1:2 या 1:4 का रेशियो लगाया तो कैसे पता चलेगा? तो देखो इसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो है आपका स्टॉप लॉस और दूसरा है आपका टारगेट। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसके बेसिस पे मैंने आपको जैसे ये एग्जांपल बताया था, तो इसके बेसिस पे हमने कहा कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग हाई के ऊपर होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है। टारगेट के लिए मैंने आपको बताया कि आप स्विंग लो तक अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आपको अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक टूल है आपके पास। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो शॉर्ट पोजीशन का है, लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो आप यहाँ से वो टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने टूल सेलेक्ट किया तो इसके बेसिस पे मुझे पता है कि मेरी एंट्री यहाँ पे होगी। स्टॉप लॉस अगर मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे तो अपना यहाँ पर रखूंगा। और रही बात टारगेट की, तो मैंने कहा है स्विंग लो तक अपना टारगेट लेकर चल सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे मुझे स्विंग लो दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे टारगेट लेना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो मैं यहीं तक का टारगेट लेता हूँ। तो देखता हूँ कि कितना मेरा यहाँ पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो मैंने इसके लेवल पे लेके जाना है। तो अब मैं इसके लेवल तक यहाँ पे लेके जाऊंगा तो देखो लगभग यहाँ तक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है 1:3 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। यहाँ पर हमें 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, बाकी आगे हर स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप लगा के देखेंगे कि अच्छा मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टारगेट कहाँ पे होगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पहले से ट्रेड में एंटर करने से पहले पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है। अगर आपको ये नहीं पता है, आप अंदाजे के हिसाब से यार जहाँ पे मन आएगा वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा, जहाँ पे मन आएगा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूँगा, तो फिर उस केस में ज़्यादातर में देखो शुरू में कई बार प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन बाद में बड़े बड़े लॉसेज होते हैं और सब कुछ खाली हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो है PD एरेज। PD एरेज यानी प्रीमियम डिस्काउंट एरेज। अब ये होते क्या हैं, तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी कोई स्मार्ट मनी ट्रेड लेता है तो वो बहुत हैवी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं। तो जब वो हैवी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने निशान छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंपल्सिव बाय करेंगे तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, या फिर कई बार मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब वो बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं, यानी अगर वो 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाह रहे हैं तो 1 लाख क्वांटिटी जब वो बाय करना चाह रहे हैं हो सकता है उतने सेलर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो खरीदेंगे कैसे। तो वो अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। तो जब भी उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे
तो अगर मान लो, मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, तीसरी चीज़ आपको बताई थी कि जब स्मार्ट मनी अपना ट्रेड लगा रहा है तो वो कोई मैनुअली हमारी तरह ट्रेड नहीं लगा रहे हैं। उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो एल्गोज के थ्रू लगाए जाते हैं, यानी वो पहले से ही उन्होंने कई सारे ब्लॉक्स में अपने ऑर्डर को तोड़ दिया है। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर मान लो कोई स्मार्ट मनी है, और स्मार्ट मनी का मतलब यहां पर कोई एक हेज फंड या एक म्यूचुअल फंड की बात नहीं चल रही है। यहां पर बहुत सारे हेज फंड्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो हजारों करोड़ की बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो अब मान लो कोई एक हेज फंड है जो 100 रुपए में बाइंग करना चाह रहा है। तो अब वो जब 100 रुपए में बाइंग करना चाह रहा होगा, तो और वो कितनी क्वांटिटी बाय करना चाह रहा हो, मान लो 100 रुपए में बाय करना चाह रहा है, और वो चाहते हैं कि वो 1 लाख क्वांटिटी बाय करें। अब वो तो 100 रुपए में 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, लेकिन 100 रुपए में 1 लाख क्वांटिटी बेचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो अगर कोई नहीं है तो उन्हें पता है कि उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, तो फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो बाय कभी नहीं करते। वो एक अपना हिसाब रखते हैं कि भाई 100 से लेके 110 रुपए के बीच में उन्हें बाइंग करनी है। यहां पर उन्होंने अपनी एक रेंज रखी है। तो अब वो क्या करेंगे, उन्होंने अपने मान लो 1 लाख ऑर्डर हैं तो 10,000 ऑर्डर्स को उन्होंने 100 रुपए पे लगा दिया। इसके अलावा 10,000 ऑर्डर्स को उन्होंने 101 रुपए पे लगा दिया। ऐसे एक रेंज में वो बाइंग करते हैं। तो अब अगर मान लो प्राइस इस रेंज पे आती है, और वैसे तो वो चाहते हैं कि भाई 100 रुपए में ही उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं, लेकिन एक रेंज उन्होंने सेट कर दिया है। तो इससे होगा क्या कि यहां पर अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर रेंज पे आती है तो उनके जो ऑर्डर्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे ही उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो बाय करने के ऑर्डर्स हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर शॉर्ट करने के ऑर्डर्स हैं तो प्राइस नीचे जाएगी। अगर आपको ये चीज क्लियर भी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मैं अब आपको एक एक करके बहुत सारे पीडी अरेज बताता हूं, तब आपको समझ आएगा कि ये पीडी अरेज चीज क्या है और इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि पीडी अरेज का मतलब होता है प्रीमियम डिस्काउंट अरे। ये बेसिकली फुल फॉर्म है, जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कोई चीज महंगी है और कहां पर कोई चीज सस्ती है, और इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं जिनका नाम पीडी अरेज रखा गया है। तो अब जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें हमें समझना है वो है ऑर्डर ब्लॉक। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, इनको एक तरह से आप स्ट्रैटेजी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी हर एक कॉन्सेप्ट एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन अगेन, कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती है जो हमेशा काम करती है, कहीं ना कई बार ये फेल होंगे। तो आपको अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट साथ में लगाना है। और जब आप पूरा हमारा एक कोर्स देख लेंगे 10 लेक्चर का, तो इसमें आप सिर्फ एक ही चीज नहीं देखेंगे। जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई देगा, आपको प्राइस एक्शन भी दिखाई देगा, आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई देगा। तो उससे आपका जो कंफर्मेशन होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एक पर्टिकुलर ट्रेड को लेके। तो सबसे पहले हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं। तो जब भी आपको डाउन साइड में एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है, इंपल्सिव मूव क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एकदम से आपको बहुत सारी रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, एक रेड कैंडल हो गई, दूसरी रेड कैंडल हो गई, तीसरी रेड कैंडल हो गई, यानी आपको मल्टीपल रेड कैंडल्स यहां पर देखने को मिली हैं। तो जब भी आपको ऐसा इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है तो आप क्या करते हैं, आप उससे पहले वाली जो हमारी कैंडल है, यानी जो इस केस में ये वाली ग्रीन कैंडल है, आप इस कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया मार्क कर देते हैं। तो इस एरिया को कहा जाता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब आप कहेंगे ऐसे ही हम किसी भी जगह को क्यों मार्क कर रहे हैं, तो मैंने आपको अब भी समझाया था कि जो स्मार्ट मनी है वो अपने ऑर्डर्स को एक ब्लॉक में तोड़ देते हैं। मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं तो एक प्राइस पे वो बाय नहीं करते, वो एक एरिया में बाय करते हैं। और जब वो बाइंग कर रहे हैं तो मान लो 1 लाख क्वांटिटी उन्हें खरीदनी है। अगर उनकी 2-4 हज़ार क्वांटिटी लग भी गई ट्रेड की, अगर वो 100 करोड़ का ट्रेड लेना चाह रहे थे, उनका 2 करोड़ का ट्रेड लगा है, वो 2 करोड़ का 4 करोड़ भी कर लेंगे, तो उन्हें कोई कुछ बड़ा अमाउंट उन्होंने नहीं कमाया। तो वो तो चाहेंगे कि वो 100 करोड़ का अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो पूरा का पूरा ट्रेड उनका एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। तो इसके लिए वो कोशिश करते हैं कि प्राइस को वो दोबारा से उस लेवल के पास लेके आए। तो सबसे पहले जब हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला तो हमें यहां पर पता चल गया कि ये इंपल्सिव मूव किसी बड़े स्मार्ट मनी की वजह से आया है। और अब अगर वो उनके ऑर्डर्स पेंडिंग बच गए होंगे तो वो दोबारा कोशिश करेंगे कि वो प्राइस को इस लेवल के पास लेके आए। तो यहां से तो मुझे पता चल गया कि ये किसी स्मार्ट मनी ने किया है। और अगर वो दोबारा से प्राइस को उस लेवल के पास लेके आया तो इसका मतलब दोबारा से उसके पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। और जब उसके पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे तब यहां पर क्योंकि प्राइस गिर रही है, यानी वो शॉर्ट करने का ऑर्डर ले रहे हैं, तो मैं भी साथ में शॉर्ट करने का ऑर्डर ले सकता हूं। और ऐसे में जहां पर बड़े बड़े स्मार्ट मनी, बड़े बड़े हेज फंड्स बेच रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही वहां पर बेचूंगा। और जब मैं उनके साथ बेचूंगा तो मेरे भी पैसे कमाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। अब इसी को यहां पर हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैंने आपको दिखाया कि यहां पर मैं एक बार ना इसको हटा देता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ आए।
यहाँ पे मैं ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को हटा देता हूँ। तो अब ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास टूल्स वाले सेक्शन में ये रेक्टेंगल वाला टूल होता है, तो आपने ये रेक्टेंगल टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक इंपल्सिव मूव आ रखा है। अब मैंने अगेन आपको पहले ही बताया कि चार्ट में आपको बहुत बार ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे, तो हर ऑर्डर ब्लॉक ज़रूरी नहीं है कि उसके बेसिस पे आपको एंट्री मिल रही होगी, तो आप ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर सकते हो, लेकिन जिस पे एंट्री मिलेगी आपको मैं वही एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो यहां पर हमें एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव देखने को मिला, तो मैंने क्या किया, ये जो इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से एक मैं एरिया मार्क कर लेता हूं, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने एरिया मार्क कर लिया है, यानी ये जो इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल है, अगर आपको ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूं यहां से, ताकि आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ आएँ। तो मैं यहाँ पर देखो, मुझे दिखाई दिया कि एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव है, तो इससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल थी, मैंने इसकी हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से एरिया मार्क कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर किसी स्मार्ट मनी ने शॉर्ट सेलिंग की है और वो कोशिश करेंगे कि प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आए। तो जब दोबारा से प्राइस उस लेवल के पास आएगी तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, क्योंकि उनके सेलिंग वाले ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जब उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो मेरा भी साथ पे वहीं पे ऑर्डर लगा होना चाहिए ना, क्योंकि मैं समझदार हूं। तो अब देखिए, जब भी प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई, देखो यहां पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया था, उसके बाद प्राइस नीचे नीचे घूम रही थी, कोई नहीं, घूमती रहे हुए कोई मतलब नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद प्राइस वापस से इस लेवल के पास आती है। देखिए ये वाली विक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, अगर आपको ध्यान से देखेंगे अगर आपको, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कैंडल है इसमें प्राइस वापस से इस लेवल के पास आई, और जैसे ही इस लेवल के पास आई तो उसके आते ही देखो एकदम से प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों गिरी? इसलिए गिरी क्योंकि स्मार्ट मनी के बहुत सारे ऑर्डर्स वहां पे लगे थे, वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लग गए, एकदम से यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई। और सेलिंग शुरू होने का मतलब क्या है? सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस गिरेगी। तो हमने भी साथ में यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा रखा होगा, तो हमारी भी सेलिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो इस केस में हमारा ट्रेड कैसे होगा? देखिए हमने पहले से अपना पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे हम चाहे तो लगा के रख सकते हैं, जैसे मैंने मार्क कर दिया, तो उसके बाद मैं अपना ऑर्डर मार्क करके रख सकता हूँ। अब इस तरीके से मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने रख दिया। रही बात टारगेट की, तो मैं 1:2 का टारगेट भी लेकर चल सकता हूं। अदरवाइज मुझे इससे पहले दिखाई दिया ना, प्राइस इस लेवल तक आई थी, यानी इस लो तक आई थी, तो मैं यहां तक का टारगेट लेकर चल सकता हूं। तो अब देखो ये जो मेरा टारगेट बन रहा है ये 1:3 का टारगेट बन रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का फायदा उठा सकता हूं। अब इसी का जो उल्टा होता है वो होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें कब पता चलेगा? हमें जब दिखाई देता है कि मार्केट में एक इंपल्सिव अपसाइड का मूव आया है। तो अगेन इंपल्सिव अपसाइड का मूव कब आएगा? जब किसी स्मार्ट मनी ने बाइंग की होगी। तो उन्होंने बाइंग किया है, तो अगेन जब वो बाइंग कर रहे होंगे तो वही कई 100 करोड़ के उनके ऑर्डर्स लगे होंगे, सारे ऑर्डर्स एक बारी में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो वो दोबारा से कोशिश करते हैं कि प्राइस को उस लेवल पे लाएं ताकि वहां से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं। तो अब देखो जैसे ही मुझे यहां पर दिखाई दिया, अब मैं एक काम करता हूं, आपको इससे आगे का चार्ट हटा देता हूं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ आएँ। मैंने क्या किया, मैंने इससे आगे का चार्ट हटा दिया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ कि मैंने देखा कि अरे भाई एकदम से इंपल्सिव मूव आ रखा है, इसके आगे अभी कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने इससे पहले जो लास्ट रेड कैंडल थी, यानी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में हमने यहां पे हमें बड़ा ग्रीन मूव देखने को मिला है, तो हम इससे पहले वाली लास्ट रेड कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से अपना एक एरिया मार्क कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां पर मैं अपना बाय करने का ट्रेड ले सकता हूं। तो इसके बाद क्या होता है, देखो प्राइस थोड़ी देर बाद जो बड़े स्मार्ट मनी है वो प्राइस को वापस से नीचे लेके आते हैं, कुछ इस जगह पे मेरा जो ट्रेड है वो यहां पर बाय करने का एग्जीक्यूट हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अपना लॉन्ग पोजीशन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जैसे ही प्राइस आई, तो क्योंकि जैसे ही प्राइस वहाँ पे आई तो बड़े उनके जो ऑर्डर्स रहे होंगे वो एग्जीक्यूट हो गए, और वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए तो फिर एकदम से मार्केट में बाइंग आई तो प्राइस बढ़ेगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। अब ये वाली जो विक है ये नीचे आ रखी है, तो मैं आपका यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख लूंगा। और रही बात टारगेट की, तो मैं 1:2 का, या फिर ये स्विंग हाई दिखाई दे रहा है ना मुझे, मैं यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा, तो अब ये जो मेरा टारगेट बन रहा है ये ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का टारगेट बन रहा है। तो अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ तो हमें दिखाई देता है कि आगे जाके आराम से मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया होता। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, और उसमें भी हमें जो यहां पर ट्रेड मिल रहे हैं वो 1:3 के मिल रहे हैं। और 1:3 का मतलब है कि एक बार आपने टारगेट हिट कर लिया, उसके बाद अगर 3 भी स्टॉप लॉस हिट हो गए तब जाके आप ब्रेक इवन में आएंगे।
इसलिए ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक आपको क्लियर हो गया। अब चलिए ब्रेकर ब्लॉक के बारे में समझते हैं। ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है, यानी देखो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमेशा काम नहीं करेगा, कई ना कई बार जो स्ट्रैटेजी है वो फेल भी होती है। तो जब ये फेल होती है, जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। इसको भी मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक भी एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा अगर किसी को डाउट होगा यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई अप साइड का आपको इंपल्सिव मूव देखने को मिलेगा, तो जब भी आपने यहाँ पर देखा एक अप साइड पे आपको इंपल्सिव मूव देखने को मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया मार्क कर लेना है। एरिया मार्क करने के लिए आप एक टूल यूज करते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। अब जब भी आप ये एरिया मार्क कर देते हैं, उसके बाद मैंने कहा है कि अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक में बताया है, लेकिन मैंने कहा है कि हर बार कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। तो इस बार क्या हुआ, देखो प्राइस इसके नीचे आ गई। अब इसके नीचे आई, यानी ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहां तक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है। यानी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये जब फेल्ड हो जाता है तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। और उसके बेसिस पे अगर आप मान लीजिए यहां पर ट्रेड लेना चाहते थे तो यहां पर आप शॉर्ट करने की एंट्री लेते। जैसे ही ये फेल्ड हो गया था तो उसके बाद आप क्या करते, यहां पर आप अपनी शॉर्ट करने की एंट्री प्लान कर सकते थे। जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई, आपका जो स्टॉप लॉस हुआ वो इस ब्रेकर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर भी आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपको ये जो आपका स्विंग हाई होता है उसके ऊपर भी रखना होता है। तो वो स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड होता है। तो मान लीजिए आप यहां पर रखते, तो रही बात टारगेट की, तो आपको जो स्विंग लो नजर आ रहा है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आपको अभी तो स्विंग लो यही होता, तो आप यहां तक का टारगेट लेकर चलते तो आपका 1:1.5 के आसपास का ट्रेड मिल रहा था, जो कि उतना अच्छा ट्रेड नहीं है। तो चाहते तो आप इसको अवॉइड कर सकते थे, या फिर अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस यहां पे होता तो फिर ये 1:3 के आसपास का ट्रेड बन सकता था। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे। अब चलिए यहां पर मैंने आपको एक बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक बता दिया है, तो अब एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक भी दिखाते हैं। लेकिन बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को बताने से पहले आपको बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता होगा। तो एक जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, वही जाके आगे हमारा एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। तो अब ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले ये एक हमें बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना था। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है, जब इंपल्सिव डाउनसाइड का मूव आता है। तो उससे पहले की जो अपोजिट, यानी इस केस में ग्रीन कलर की कैंडल है, हमने ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से एरिया मार्क कर दिया। अब आगे जाके क्या होता है, प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक, यानी पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर निकल जाती है। तो अब जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर निकल गई, यानी ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था ये हमारा मिटिगेट हो गया है या फेल्ड हो चुका है। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। यानी दोबारा से जब प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। और आप आगे देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस इस लेवल के पास आई और इसके बाद प्राइस आगे बढ़ी है। तो इस केस में आप क्या कर सकते थे, आप यहां पर बाय करने का अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर मान लो आपने यहां पर भी ट्रेड लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर होता। और रही बात टारगेट की, तो अगर आप 1:2 भी लेके चलते, या फिर अगर आपको स्विंग हाई देखना है तो स्विंग हाई हमारा यहां पर कहीं पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो बहुत ही बड़ा ट्रेड बन रहा था, 1:4 1:5 के आसपास तक भी जा रहा था। अगर आप इतना नहीं भी कैप्चर करते तो आप 1:2 को आराम से कैप्चर कर सकते थे। तो ब्रेकर ब्लॉक क्लियर हो गया, आगे बढ़े, कोई डाउट है? तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है फेयर वैल्यू गैप का। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करने के बाद जब गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप उनसे ये पीडीएफ मांग सकते हैं, उनके पास पीडीएफ होगी तो आप उनसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे लिंक से ही डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है फेयर वैल्यू गैप का। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि उसके बाद आपको अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो अब चलिए फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए भी अगेन हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पर जाकर ही इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बुलिश एफवीजी के बारे में बताता हूं। एफवीजी की फुल फॉर्म होती है फेयर वैल्यू गैप। पहले मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जब भी ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसको समझने के लिए जब भी आपको चार्ट में एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली ग्रीन कलर की कैंडल होगी क्योंकि हम बुलिश एफवीजी की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपको नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिलेगी तब आपने क्या करना है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अगेन ये जो पैटर्न है ये चार्ट में बहुत बार बनेगा, तो ये मत बोलना कि यहां पे मार्क क्यों नहीं किया, यहां पे मार्क क्यों नहीं किया। हर जगह पे आप मार्क कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है तो मैं आपको
हर तरीके के एग्जांपल दिखाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। तो हमें नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल अगर मान लेते हैं, सबसे पहले ये कैंडल बन रखी थी, तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले वाली यानी ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के हाई से लगते हुए और इसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के लो से लगते हुए इस तरीके से हम अपना एक एरिया मार्क कर लेते हैं और ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। हमने ध्यान से देखो क्या किया, हमने क्या किया, ये जो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, हमने इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एक एरिया मार्क कर रखा है जो कि हमारा फेयर वैल्यू गैप है। और कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर एक और फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकता हूं। देखो इसके बाद ये भी एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो मैंने इससे पहले वाली कैंडल यानी ये जो हमारी अभी वाली ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के हाई से लगते हुए और उसके बाद जो दूसरी ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के लो से लगते हुए इस तरीके से भी मैं अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकता हूं। यानी बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बीच में देखोगे तो यहां पर कोई गैप नहीं है, अगर मैं मार्क करूंगा तो कुछ भी मार्क करने के लिए नहीं बचता है। यहां पे देखो दोनों कैंडल बराबर है, तो यहां पर भी मैं कुछ मार्क नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इसको मार्क करने के बारे में सोच रहा हूं, यानी ये वाली ग्रीन कैंडल को मार्क करने के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं इससे पहले वाली रेड कैंडल में जाऊंगा, तो ये जो रेड कैंडल है आप देखो यहां पर है। अब इसके बाद वाली रेड कैंडल तो यहां तक आ गई ना, तो मैं कैसे यहां पे एरिया मार्क करूंगा? यानी यहां पर तो मैं कोई एरिया मार्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगली जो कैंडल है वो उसके नीचे तक आई है। यानी इतनी बार भी देखने को नहीं मिलेंगे जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिला है। तो जब भी आपको इस तरीके से एक एरिया देखने को मिलता है तो इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास कहीं पर भी आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये एरिया मार्क कर दिया और उसके बाद आगे आप देखो जब भी आएगी तब ऐसा होगा। देखो यहां पे मैंने एरिया मार्क किया, इस जगह पे प्राइस वापस से इस लेवल के पास आई और यहां से देखो एक सडन हमें जंप देखने को मिला है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है और क्यों जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है तो प्राइस के वापस से उस लेवल के आने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। देखो जब भी एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बन रही है यानी प्राइस मूव कर रही है ना, अगर अच्छा मूव कहीं पे भी आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा होता है क्योंकि कोई बड़ी स्मार्ट मनी होती है, कोई बड़ा हेज फंड होता है, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड होता है जिसने वहां पर हैवी क्वांटिटी में बाइंग की होती है। तो अब जब वो बाइंग कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया कि उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं और सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए होते हैं। तो अब अगर वो चाहेंगे कि उनके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं तो वो कोशिश करेंगे कि प्राइस दोबारा से उस लेवल पे आए, और अगर प्राइस दोबारा से उस लेवल पे आएगी तो उनके बचे हुए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और दोबारा से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे तो दोबारा से प्राइस जंप करेगी, तो हम भी साथ में बाय कर लेंगे। हमें यहाँ से फुटप्रिंट मिल गया, आगे जाके हमने उनके साथ ही अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे यहाँ पर हम बाय करते, तो अब इस केस में आप कैसे बाय करते हैं? यहाँ पे देखिए लॉन्ग पोजीशन मैंने सेलेक्ट कर ली, हम यहाँ पर कहीं पे बाय करते, हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो वैसे आप स्विंग लो के आसपास भी रख सकते हैं या इधर पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट के लिए 1:2 या स्विंग हाई भी लेके जाओगे तो यहाँ तक का आपका स्विंग हाई बनता है, जो कि अगर हम कहेंगे तो 1:3 के आसपास का टारगेट आपका बन रहा है। तो इस तरीके से आप अपना फेयर वैल्यू गैप का यूज कर सकते हैं। ये मैंने बुलिश का एग्जांपल आपको दिया। अब चलिए यहीं पर मैं आपको एक बेयरिश का एग्जांपल भी दिखा देता हूं। बेयरिश के लिए हम क्या करते हैं, हमें जब भी नॉर्मल से एक बड़े साइज की रेड कैंडल देखने को मिलेगी तो वहां पर हमारा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। जैसे देखो यहां पर हमें नॉर्मल से एक बड़े साइज की रेड कैंडल देखने को मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहले वाली जो कैंडल है, अब वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, यानी ये जो कैंडल है इस कैंडल के लो से लगते हुए और इसके बाद वाली जो कैंडल है यानी ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही प्राइस दोबारा से उस लेवल पे आती है तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हमने सिर्फ यहां पे मार्क किया, उसकी अगली कैंडल में अगर आप देखते हैं तो आपको एंट्री मिल जाती। अगर आपका ध्यान नहीं गया तो उसकी अगली कैंडल में भी आपको एंट्री मिलती। अब इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा ट्रेड आपको बन रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसे हमें नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल दिखाई दी, हमने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ किया। जैसे ही प्राइस दोबारा से उस लेवल पे आई हमने वहां पर अपना ट्रेड प्लेस किया। स्टॉप लॉस ये जो हमारा एफवीजी होगा इसके ऊपर रहेगा। टारगेट 1:2 का हमें लेके चलना पड़ेगा, लेकिन इस बार हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाता, तो स्टॉप लॉस भी आपके हिट होंगे। अब ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था ये जानबूझ के दिखाया था ताकि आपको पता चले कि चीजें हर बार भी काम नहीं करती हैं। अब मैं आपको अगेन एक एग्जांपल दिखा देता हूं बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का। तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि नॉर्मल से बड़े साइज की ये एक रेड कैंडल है। तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके लो से लगते हुए, इसके बाद वाली जो कैंडल है इसके हाई से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर लिया है। यानी यहां पर एरिया ड्रॉ किया, इसकी अगली ही जो कैंडल थी यहां पर आप देखो, यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस इस लेवल के पास आ गई थी, इस एरिया के पास आ गई थी। तो हम क्या करते,
हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते थे। हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर रहता। अब कैंडल बड़ी है ना, तो कई बार स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाते हैं। और रही बात टारगेट की, तो आप 1:2 का भी अगर टारगेट लेते तो आप देखेंगे कि आगे जाके एक बहुत बड़ा डाउन साइड का मूव आया था। यानी इस केस में आपका कोई भी टारगेट होता वो आराम से यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि अचीव हो गया होता। यहाँ पे इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिला था। यहाँ तो 1:10 के आसपास का भी टारगेट बन रहा है। ऑल्दो इतना बड़ा ट्रेड आप ऑब्वियसली बात है आप कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्राइस कितनी ज़्यादा गिरेगी। लेकिन 1:2 1:3 भी कैप्चर किया होता तो अच्छा खासा आप यहाँ पर अमाउंट बना सकते थे। और ये आपको पता कैसे चलता कि भाई मेरा जो ट्रेड है वो कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए आप स्विंग लो तक भी अगर आप देखते तो यहाँ पर आपको स्विंग लो नज़र आ रहा है। देखो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये एक स्विंग लो है। तो मैं कहूँगा कि इतना आपको नहीं भी पता, लेकिन इतना तो आपको पता है कि प्राइस इस लेवल पे आई है, तो 1:4 तो आप आराम से यहाँ पर कैप्चर कर ही लेते। ठीक है, तो क्लियर हो गया है आपको फेयर वैल्यू गैप भी। अब फेयर वैल्यू गैप का जो अपोजिट होता है, जैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक बताया था, वैसे ही जब फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो जाता है या फेल्ड हो जाता है तो वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। क्योंकि अगेन ये चीज़ भी हर बार काम नहीं करेगी। अब आप कहोगे कि यार हर बार काम नहीं करेगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब काम करेगी कब काम नहीं करेगी। तो वैसे तो इसके लिए आप और भी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। आप वहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा के देखेंगे, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा के देखेंगे। इसके अलावा आगे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आप उनको लगा के देखेंगे। आपने कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख लिया, आप उनको देखेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने कुछ और नहीं भी देखा, तब भी यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत छोटा है, आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। अगर आप 10 में से 4 बार भी सही निकल गए और आपने 1:3 का टारगेट पकड़ा है, तो तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। भले ही आप 6 बार गलत निकल रहे हो, लेकिन क्योंकि आप छोटा लॉस कर रहे हो। लेकिन जब आप सही निकल रहे हो तब आप बड़ा प्रॉफिट कर रहे हो। इसलिए आप 10 में से 4 बार भी सही निकले तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ध्यान देना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से हम आपको ये सब कुछ सिखा रहे हैं, बिल्कुल सीरीज वाइज इस तरीके से डेट के साथ आज तक किसी ने यूट्यूब में नहीं सिखाया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कॉमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले 3 दिन में जितने भी कॉमेंट्स आएंगे हम सारे कॉमेंट्स को हार्ट देने वाले हैं। तो अब चलिए मैं आपको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल भी समझा देता हूं। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है। तो हमने उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ किया, जो कि हमारा क्या था, हमारा एफवीजी था। अब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई तो यहां से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, प्राइस इससे नीचे आ जाती है। यानी हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था वो फेल्ड हो चुका है। इस केस में अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट होगा। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि बार बार आपके टारगेट हिट होंगे, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे ही। तो अब देखिए, अब ये बन जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। पहले ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, अब ये एक बेरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। यानी अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। और आपको दिखाई दे रहा है कि इसके बाद प्राइस इस जगह पर उस लेवल के पास आई थी और वहां से प्राइस नीचे तक गिरी है। तो बेसिकली एक फेल्ड हमारा जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। ठीक है, इसी का मैं आपको एक अपोजिट एग्जांपल भी दिखा देता हूं। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल से बड़े साइज की एक रेड कैंडल है। तो आपने उससे पहले वाली रेड कैंडल या जो भी कैंडल है उसके लो से लगते हुए बाद वाली जो कैंडल है उसके हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ किया। जैसे ही ये फेल्ड हो गया तो ये क्या बन गया, ये हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। आगे जाके देख सकते हो कि अच्छा खासा जंप आया है। और यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर आप इस पर ट्रेड लेते, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप कहीं पे ट्रेड ले लेते, आपका स्टॉप लॉस आप करीब करीब यहाँ पर रखते, और रही बात टारगेट की तो 1:3 का भी रखते। अगर आप इस हाई को भी कैच करने की कोशिश करते तो 1:3 आराम से आपको मिल जाता, इवन 1:3 से ज़्यादा ही मिल रहा था। तो ये होता है हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन का। देखो जब भी आप एक चार्ट देखते हो तो आपके लिए, अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सस्ते से सस्ते में खरीदो, यानी आप डिस्काउंट जोन के पास खरीदो। और जब आप शॉर्ट करना चाह रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप महंगे से महंगे में बेचो, ताकि जब प्राइस गिरे तो आप सस्ते में खरीद के प्रॉफिट कमाएं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पर कोई चीज महंगी है या फिर कहां पर कोई चीज सस्ती है। तो इसके लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, और इसको हम सीधा चार्ट पे समझते हैं। और ये प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन हमें पता कैसे चलेगा, दोनों केस में क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो इसके लिए भी हम आ गए हैं हमारे चार्ट पे। अब जैसे आप चार्ट पे आते हैं तो यहां पर हमने ऑलरेडी ये जोन मार्क कर
रखा है। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। तो प्रीमियम जोन या डिस्काउंट जोन मार्क करने के लिए, पता करने के लिए हमें जो टूल यूज करना होता है उसको हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके लिए आपने सबसे पहले यहां पे आ जाना है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये टूल है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जब भी आपको मान लो चार्ट डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है तो आपने क्या करना है, आपने पता करना है कि आप कहां पे जाके शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस चल रही है तो वहां पर आप शॉर्ट करने के बारे में ही सोचेंगे। तो अब आपको पता करना है कि कहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, आप स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक, यानी स्विंग हाई को मैंने पकड़ा और स्विंग हाई से स्विंग लो तक आप यहां पर इस तरीके से अपना जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो जब आप पहली बार इस टूल को यूज कर रहे होंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें इनेबल होंगी। तो मैं आपको स्क्रीन पे ये सेटिंग्स दिखा रहा हूं, आप इन सेटिंग्स को मार्क कर सकते हैं ताकि आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बने वो भी हमारे जैसा बने। तो यहां पर आप इन सेटिंग्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट भी कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, हमने 1, 0.5 और 0 का लेवल ही मार्क कर रखा है। बाकी सारे जो लेवल्स हैं उनको हमने यहां पर मार्क नहीं कर रखा है। तो अब इस पे मैं ओके कर देता हूं। तो अब देखिए यहां पर जैसे ही मैंने स्विंग हाई से स्विंग लो को मार्क किया है तो इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता यह है कि अगर मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूं तो हमें जो 50% का लेवल है, जो बीच में हमें लाइन दिखाई दे रही है ना, बीच वाली जो लाइन है, ये हमारा 50% का लेवल है। अगर प्राइस इसके ऊपर है और हमें दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड, तो इसको हम कहते हैं प्रीमियम जोन। यहां पे हमने लिख भी रखा है, ये क्या है, ये हमारा प्रीमियम जोन है। तो अगर हम प्रीमियम जोन के पास शॉर्ट करेंगे यानी हम महंगे में बेच रहे हैं, तो महंगे में बेच रहे हैं तो उसके बाद प्राइस गिरेगी तो हम सस्ते में खरीद सकते हैं। अब अकेले इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन जब अगर आप इसे फेयर वैल्यू गैप के साथ जोड़ लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के साथ जोड़ लेंगे, CISD के साथ जोड़ लेंगे, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के साथ जोड़ेंगे, ब्रेकर ब्लॉक के साथ जोड़ेंगे, तो ये आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी उसको और बेटर कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका उल्टा अगर मान लीजिए आप कभी बाय करना चाहते हैं तो आप कहां पे बाय करना चाहेंगे, सस्ते से सस्ते में खरीदना चाहेंगे। तो सस्ते से सस्ते में खरीदना चाहेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्विंग लो से लेके स्विंग हाई के आसपास, देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर इसको मैं हटा देता हूं। अब वापस से मैं क्या करता हूं, वापस से मैं जाता हूं यहां पर फेयर वैल्यू गैप नहीं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। यहां पर जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने दिखाई दे रहा है देखो प्राइस इस लेवल तक नीचे आई थी और यहां से इस लेवल तक ऊपर गई थी, तो मैंने क्या किया, इस लो से हाई तक इसको मार्क कर दिया। अब जब मैं लो से हाई तक इसको मार्क करता हूं तो ऊपर वाला जो मेरा जोन है यह है प्रीमियम जोन। अब अगर मैं प्रीमियम जोन पे जाके किसी चीज को अगर बाय कर रहा हूं तो जाहिर सी बात मैं महंगे में बाय कर रहा हूं। अगर मैं महंगे में बाय करूंगा तो वहां पर पहला तो मेरा जो मार्जिन होगा, जो प्रॉफिट होगा वो कम हो सकता है, दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि भाई जब प्राइस 50% के लेवल के नीचे आ जाए ना, डिस्काउंट के पास आ जाए, तब मैं बाय करूंगा। तो मेरा जो ट्रेड होगा उसमें मैं ज्यादा पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाऊंगा और दूसरा मेरे ट्रेड के सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना यहां पर यह जोन मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से। ऊपर वाला जो एरिया है वो हमारा प्रीमियम जोन है, नीचे क्या है, क्योंकि हम बाय करना चाह रहे हैं तो नीचे हमारा डिस्काउंट जोन है। अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि यहां पर अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे, ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल में जो प्राइस है वो 50% के लेवल के नीचे आई है। तो हमें पहली चीज यहां से पता चल गई कि अभी डिस्काउंट जोन के पास है प्राइस, तो हम यहां पर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, मैंने अभी आपको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया था। तो देखो हमने इससे पहले क्या किया था, हमने यहां पर अपना एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा था, लेकिन आगे चल के अगली 2 कैंडल में ही वो जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था वो मिटिगेट हो गया, यानी फेल्ड हो गया। तो अब ये हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो अब अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो पहला तो प्राइस वापस से इस लेवल के पास आई और कहां पे आई, 0.5 जो हमारा लेवल है उससे नीचे आई। तो हमें 2 कंफर्मेशन मिल गए ना। पहला हमें मिला कि चीज जो है वो सस्ती मिल रही है भाई, डिस्काउंट जोन के पास है। दूसरा हमें दिखाई दिया कि भाई यहां पे तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी है। तो हमें 2 कंफर्मेशन हो गए। तो इससे हमारा जो ट्रेड के सही निकलने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीमियम जोन वर्सेस डिस्काउंट जोन का यूज कर सकते हैं चीजों को सस्ता खरीदने में या महंगे में शॉर्ट करने में। और साथ में अगर आप किसी PDRA का यूज कर लेंगे तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो ज्यादा बेटर काम कर सकती है। तो प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन भी आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो। अगर सर प्राइस डिस्काउंट जोन में आने से पहले ही ऊपर चला गया तो फिर तो मेरा ट्रेड छूट जाएगा, तो क्या मैं प्रीमियम जोन से ट्रेड ले सकता हूँ? देखो बहुत बार ऐसा होगा कि प्राइस जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट जोन पे आएगी, तो ऐसे केसेस में तुम्हें ट्रेड्स को छोड़ना पड़ेगा।
अगर तुम ट्रेड लोगे तो हो सकता है एक आध बार तुम्हें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन तुम्हें एक बार प्रॉफिट नहीं कमाना है, तुम्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है। तो अगर तुम फोमो में आके ट्रेड लोगे कि यार ये छूट जाएगा, यार पैसे कैसे कमाऊंगा, यार आज तो एक भी ट्रेड नहीं लिया यार, तो ऐसे में फिर तुम बहुत फालतू ट्रेड लेने लग जाओगे। और बार बार अगर तुम महंगे में खरीदते हो तो पहली बात तो देखो तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर जो तुम 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड देख रहे थे वो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर केस में अगर तुम्हें सारी चीज़ें नहीं मिल रही है ना तो उस ट्रेड को छोड़ दो ना। रोज़ ट्रेड लेना ज़रूरी थोड़ी है। जब तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस ट्रेड के ऊपर आ रहा है तब ट्रेड लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी है वो है OTE यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। इसका मतलब यह है कि हम ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर हम ट्रेड लें तो हमारे ट्रेड के सही निकलने के जो चांसेस हों वो सबसे ज़्यादा हों, हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो बहुत छोटा हो। तो इसको भी सीधा चार्ट पे समझते हैं, यानी एक तरह से हम एक गोल्डन जोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आ गए हम चार्ट पे। अब इस चार्ट पे भी आपने क्या करना है, आपने वापस से यहीं पर जाना है। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल है इसी टूल को सेलेक्ट करना है। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के बाद जो आप सेटिंग्स चूज करेंगे ना वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर हम सेटिंग्स में गए। अब देखिए इस बार हमने कुछ अलग नहीं किया है। पहले हमने क्या किया था 1.5 और 0 रखा था, लेकिन इस बार हमने 0.79 और 0.62 को भी यहां पे मार्क कर रखा है। तो अब सिर्फ इतना सा ही सेटिंग्स में चेंज है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है, अगेन जब प्राइस गिर रही है तो आप स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक यहां पर अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेके जाएंगे। ये रहा आपका स्विंग हाई लेवल, ये रहा स्विंग लो लेवल। तो यहां तक आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मार्क किया है। अब जब इस बार आप मार्क करेंगे तो क्योंकि आपने ये कुछ लेवल्स भी अपने इनेबल कर रखे हैं तो आपको ये लेवल भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि 0.62, 0.79। तो इनको गोल्डन लेवल्स कहा जाता है। यानी अगर कभी आपको दिखाई देता है कि प्राइस 0.62 के पास आई है तो चांसेस हैं कि यहां से प्राइस रिवर्स कर सकती है, या फिर 0.79 का जो लेवल है यहां से भी चांसेस होते हैं कि प्राइस रिवर्स कर सकती है। और ऐसे ही जो 0.5 का लेवल है यहां से भी प्राइस के रिवर्स करने के चांसेस होते हैं। तो अगर हमें पता है कि प्राइस कहां से रिवर्स कर सकती है तो अगेन हम वहां पर अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। जैसे अगर ये वाला आप एग्जांपल देखोगे तो हमने यहां पर क्या किया था, यहां पर हमने अपना वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था और उसके बाद हमें यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई दे रहा था। तो मैंने अपना फेयर वैल्यू गैप भी मार्क करके रखा था। अब इसके बाद क्या होता है, प्राइस हमारा 0.62 का ये जो लेवल है, मुझे नहीं पता आपको स्क्रीन पे ध्यान से दिखाई दे रहा है या नहीं, तो यहां पर देखो 0.62 का लेवल है, प्राइस उस लेवल के पास तक आई है और साथ ही हमारा जो यहां पर फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने उस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और उसके बाद देखो सीधा प्राइस बहुत नीचे तक गिरी है। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यानी OTE का यूज कर सकते हैं बेरिश के केस में। अब अगर मैं आपको बुलिश एग्जांपल दिखाऊं तो बुलिश में हमने क्या करना है, हमने स्विंग लो से स्विंग हाई तक इसको मार्क करना है। तो यहां पर हमने स्विंग लो से स्विंग हाई तक इसको मार्क किया है। अगेन हमारी जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 0.5, 0.62, 0.79। अब इसके बाद देखिए यहां पर हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा था, मैंने वो भी मार्क करके रखा था। अब प्राइस दोबारा से जब इस लेवल पे आई तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो पहला तो 0.62 का जो लेवल है इसे गोल्डन लेवल माना जाता है। तो यहां पर हमें पता था कि प्राइस रिवर्स कर सकती है। साथ ही मुझे दिखाई दे रहा था कि यहां पर भाई मेरा फेयर वैल्यू गैप भी बन रखा है। तो दो चीजें एक जगह पे हो रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा एक तरह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। अब यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस है तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड ले सकता हूं। तो आपने देखा प्राइस यहां से आई, बढ़ी है, हमारा ट्रेड यहां पे सही निकल जाता। तो OTE के बारे में भी जितना आपके लिए समझना जरूरी था मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार कुछ चीजें बहुत शॉर्ट पे हमने निकाल दी है। जो चीजें अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी थी उसमें हमने अच्छे से आपको ढंग से समझाया। जैसे हमने आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से समझाया, फेयर वैल्यू गैप के हमने आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दिए हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट चीज जो आपने समझनी है वो है SMT डाइवर्जेंस। अब ये होता क्या है इसको भी हम चार्ट में ही समझेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये भी एक अर्ली वार्निंग की तरह काम करता है ट्रेंड रिवर्सल को लेके। और यहां पर हम हमेशा दो चार्ट्स का यूज करते हैं। तो इसको मैं सीधा चार्ट पे ही समझाता हूं। बेसिकली जो चीजें ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये एक तरह से स्ट्रैटेजीज ही हैं। इसलिए आपने देखा कि हर बार मैं आपको ट्रेड के बारे में भी बता रहा हूं कि यहां पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा, यहां पर आपका टारगेट बनेगा। तो अब चलिए इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम चलते हैं सीधा डेल्टा एक्सचेंज पर। अब डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जब आप आ जाते हैं तो यहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको 200 गुने तक का लेवरेज मिल जाता है। आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं, 24/7 यहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे लिंक के थ्रू आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा आएगा, सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। बट यहां पर ना एक और खास फीचर है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो आप एक स्क्रीन पे दो चार्ट नहीं देख सकते।
लेकिन जैसे यहां पर आप देखेंगे तो आप एक स्क्रीन पे एक चार्ट तो देख सकते हैं, लेकिन मान लो एक स्क्रीन पे 2 चार्ट देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, एक स्क्रीन में 3 चार्ट देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, एक स्क्रीन पे आप 8 चार्ट देखना चाहते हो ना तो वो भी देख सकते हो। अब इसका फायदा क्या होता है, 8 चार्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 2 चार्ट्स की कई बार जरूरत पड़ सकती है। कब जरूरत पड़ सकती है, जब आप दो किसी ऐसी एसेट्स को देख रहे हैं जो एक दूसरे से को रिलेट करती हैं। यानी अगर आप कभी बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट देखेंगे ना तो ये दोनों जो चार्ट होते हैं ये ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेंगे। बहुत कभी कभार ही इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है और दोनों की जो प्राइस होती है वो एक तरह से ही बढ़ती है। जैसे ये दोनों जो चार्ट मैंने आपके सामने खोल रखे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है 2 चार्ट को देखने का। तो पहला वाला जो मेरा चार्ट है ऊपर वाला, ये मेरा, आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है। और ऐसे ही ये जो नीचे वाला चार्ट है मेरा, ये आप ध्यान से देखिए, यहां पर इथेरियम का चार्ट है। तो अब ये दोनों अगर आप कभी भी देखेंगे तो दोनों की जो प्राइस रहती है, प्राइस तो भले ही डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों का जो चार्ट है, दोनों का जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इवन 99% के आसपास आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम तरीके से मूव करेंगे, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब थोड़ा बहुत डिफरेंस जब हमें देखने को मिलता है तो उसके बेसिस पे भी हम यहां पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कैसे प्लान करना है ये मैं आपको चार्ट को फुल स्क्रीन पे करके दिखाता हूं। तो यहां पे क्लिक किया, हमारा जो चार्ट है ये फुल स्क्रीन पे खुल चुका है ये डेल्टा एक्सचेंज का ही चार्ट, लेकिन उसको आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू में आप सिर्फ 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर आप जितने चाहें उतने इंडिकेटर चार्ट पे लगा सकते हैं। तो आपके लिए एनालिसिस करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला जो हमारा चार्ट है ये काई का चार्ट है, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। नीचे वाला जो हमारा चार्ट है ये हमारा इथेरियम का चार्ट है। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दोनों चार्ट बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग एसेट्स के चार्ट हैं। एक बिटकॉइन का चार्ट है, एक हमारा इथेरियम का चार्ट है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन कई बार आपको एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप जहां पे मैंने मार्क कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक जो प्राइस है वो गिर रही थी। अगर आप देखोगे, मैंने यहां से लाइन मार्क की आपके लिए, ये देखिए यहां से यहां तक जो प्राइस है वो आपको गिरती हुई नजर आ रही है, जबकि ये बिटकॉइन का चार्ट था। जबकि अगर आप नीचे देखेंगे इथेरियम के चार्ट में तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि सेम कैंडल में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां से यहां तक जो प्राइस है, इसको हम जूम भी कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ आए। देखिए यहां पे आपने देखा कि इस लेवल से इस लेवल तक प्राइस गिर रही थी, अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अब यहीं पे आप नीचे देखेंगे, इस लेवल से इस लेवल तक जो प्राइस है वो एक्चुअल में बढ़ रही है। यानी ये जो 2 एसेट्स हमेशा एक तरीके से मूव करती थी, ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। मैंने आपको एमएसीडी के बारे में पास्ट की वीडियोस में बताया, इस कोर्स में तो नहीं बताया। तो उसमें भी मैंने आपको डाइवर्जेंस के बारे में सिखाया है। जब एक इंडिकेटर इस तरीके से जा रहा है, दूसरा इंडिकेटर इस तरीके से जा रहा है, तो ऐसा ही इस केस में हो रहा है। यहां पर एक एसेट तो नीचे को दिखा रही है कि भाई प्राइस गिर रही है, दूसरी एसेट हमें दिखा रही है कि प्राइस थोड़ा सा रिकवर करने लग रही है। तो जब डाउन ट्रेंड में हमें दूसरी एसेट दिखा रही है कि प्राइस थोड़ा सा रिकवर करने लग रही है या सेम लेवल पे भी जा रही है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है ना वो कम हो रहा है। तो अगर सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है तो हमें पहले ही एक अर्ली सिग्नल मिल चुका है। तो अगर सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है यानी इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर हमें, अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा मूव यहां पर देखने को मिला था। ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है 1965 का लेवल है। इसके बाद ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है ये 2040 का लेवल है। यानी अच्छा खासा आपको यहां पर डिफरेंस देखने को मिला है। अब देखो यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि एक जो चार्ट था वो नीचे को गिर रहा था, दूसरा चार्ट थोड़ा सा ऊपर को जा रहा था। तो हमें पता चला कि सेलिंग प्रेशर यहां पर कम हो रहा है। इसकी जगह पर अगर मान लो आपको दिखाई देता कि अप ट्रेंड चल रहा है दोनों चार्ट में, लेकिन एक जो चार्ट है वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरा जो चार्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस केस में क्या होता, हमें पता चलता कि एक चार्ट जो है वो बाइंग प्रेशर लूज कर रहा है। तो यहां से हमें समझ आता कि प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से जब 2 चार्ट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं तो आप इस तरीके से भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने आपको बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का चार्ट और बाकी भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें आप देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि चार्ट ने क्या किया है, लोअर लो बनाया है, जबकि इस चार्ट ने लोअर लो नहीं बनाया है। यानी यहां पर हमें क्या दिखाई दिया, एक तरीके से एक डाइवर्जेंस देखने को मिला है। तो ये क्या है, ये एक बुलिश सिग्नल होता है। इसी तरीके से यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी जो एसेट्स हैं उनको हमने मार्क कर रखा है। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसने नया लो नहीं बनाया है, जबकि इस चार्ट ने नया लो बनाया है।
यानी ये भी क्या है, हमें एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। इसका उल्टा नीचे हमने यहाँ पर बेयरिश कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे इन दोनों चार्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इसने तो अपना हायर हाई बनाया था, लेकिन इसने हायर हाई नहीं बनाया, यानी अगेन डाइवर्जेंस हो गया। यानी ये हमारे लिए क्या है, ये एक बेयरिश एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप ऐसे दो चार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जो चार्ट्स एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते उनके साथ जोड़ के मत देखना। जैसे बिटकॉइन इथेरियम एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसलिए हमने बिटकॉइन और इथेरियम का आपको एग्जांपल दिया है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो सार्थक। सर यहाँ पे तो जैसे बिटकॉइन और इथेरियम का कोरिलेशन हो रहा है, हाँ। अगर हमें किसी और चार्ट्स के देखने के इनमें कोरिलेशन कैसे हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो देखो बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो इसके लिए आप एक वेबसाइट है जिसका यूज कर सकते हैं, उसका नाम है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। मतलब आप गूगल पे सर्च कर लेना ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और उसके आगे कोरिलेशन लिख के सर्च कर लेना। जैसे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कोरिलेशन लिख के आपने सर्च किया तो यहाँ पर आप करेंसी में अगर एक्सचेंज में देखना चाहते हैं तो आपने करेंसी क्लिक कर लिया, कमोडिटीज़ में देखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में देखना चाहते हैं, जैसे मान लो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में देखना चाहते हैं, आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जो जो चार्ट एक दूसरे से कितना कोरिलेट करते हैं आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। वैसे बता दूँ ये कुछ स्पॉन्सर नहीं है, सवाल पूछा तो हमने आंसर किया नहीं। तो एसएमटी डाइवर्जेंस भी आपको क्लियर हो गया है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो है टाइम एंड प्राइस थ्योरी। जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो या फिर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो ये जो मार्केट है ये 24/7 चलते हैं। 24/7 हमारा क्रिप्टो चलता है, फॉरेक्स मार्केट 24/5 चलता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें हर टाइम ऐसा नहीं होता जब आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ट्रेड तो आप कभी भी कर सकते हैं, 24/7 मार्केट खुला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइम होते हैं जब आपको मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, अगर आप उस टाइम पे ट्रेड करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो टारगेट होंगे वो जल्दी हिट होंगे, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तो जल्दी हिट होंगे, यानी मूवमेंट आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से टाइम पर बड़ा मूवमेंट आएगा, कौन से टाइम पर छोटा मूवमेंट आएगा? इसको हम समझेंगे टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अंदर। टाइम एंड प्राइस थ्योरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूं क्योंकि फिलहाल आपके लिए समझना यही इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक वेबसाइट खोली है babypips.com। मेरे को आपको सिर्फ टाइमिंग बतानी है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट में ना हमें 4 तरह के सेशंस देखने को मिलते हैं। भले ही मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन ऐसे में हमें 4 सेशंस देखने को मिलते हैं। एक होता है सिडनी सेशन। सिडनी सेशन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, उस सेशन को कहा जाता है। तो सबसे पहले सिडनी सेशन में आपको बस समझा देता हूं। देखो सिडनी सेशन जो है ये रात के 1:30 बजे शुरू होता है और इसके बाद सुबह के, मैं इंडियन टाइम के हिसाब से आपको बता रहा हूं, सुबह के आपको दिखाई दे रहा है कि सुबह के 10:30 बजे तक चलता है। ठीक है, यानी ये जो सेशन है रात के 1:30 बजे से सुबह के 10:30 बजे तक चल रहा है। अब इसको हम सिडनी सेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पर जो सिडनी का मार्केट है वो खुला रहता है। ऐसे ये जो हमारा टोक्यो का मार्केट है ये सुबह 5:30 बजे ओपन होता है और दोपहर के 2:30 बजे तक चलता है। ठीक है, ये टाइम कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है यूएस के हिसाब से, वहाँ पे डे लाइट सेविंग वगैरह के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसलिए मैंने आपको ये वेबसाइट बताई, अदरवाइज मैं आपको टाइम भी बता देता। तो सिडनी सेशन की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। ऐसे ही जो मैंने आपको बताई है, हमारा जो टोक्यो सेशन है वो सुबह 5:30 से दोपहर 2:30 बजे तक चलता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब ये सिडनी सेशन चल रहा है और जब ये हमारा टोक्यो सेशन चल रहा है ना, ऐसे में नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि जो वॉल्यूम है वो बहुत कम रहता है चार्ट में। यानी आपको चार्ट पे उतनी ज्यादा बाइंग एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी जो कि बाकी 2 सेशन में देखने को मिलेगी। तो अगर आप इन टाइम पीरियड में, यानी सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन, जिसको मिला के एशिया सेशन बोल दिया जाता है, ऑल्दो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है लेकिन फिर भी इसको जनरली लोग एशिया सेशन बोल देते हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, अगर आप ट्रेड लेंगे तो क्योंकि इस टाइम पर खास वॉल्यूम मार्केट में है ही नहीं, तो वहां पर आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। वहां पर आपको क्या होगा, आपको साइडवेज मार्केट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो भले ही आपको दिखाई दे रहा है आपकी एंट्री बन रही है, आपकी स्ट्रैटेजी लगी है, वहां पे आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, लेकिन आगे चल के कोई खास मूवमेंट आया ही नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसलिए हमें जनरली ये जो सिडनी एंड टोक्यो सेशन होता है इसमें हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है। तो अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी वहां पे काम करती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लंदन सेशन की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखना, जैसे मैं लंदन सेशन हमारा आज के टाइम पर अभी दोपहर के 12:30 बजे शुरू हो जाता है, तो जैसे ही ये लंदन सेशन शुरू होता है तो इसके बाद क्या हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो जब ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस टाइम पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड के सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो लंदन सेशन है ये हमारा दोपहर 1:30 बजे शुरू होता है और रात के लगभग 9:30 बजे तक चलता है।
तो इस टाइम पीरियड में हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है। अब लंदन सेशन में तो ठीक ठाक वॉल्यूम है जब लंदन सेशन शुरू हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम हमें मार्केट में देखने को मिलता है वो तब दिखाई देता है जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है। अब आज के टाइम पर जो न्यूयॉर्क सेशन है वो शाम के 5:30 बजे शुरू हो जा रहा है। तो शाम के 5:30 बजे से ये रात के आप देख सकते हैं कि 2:30 बजे तक चलता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आप नीचे यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम की बात करूँ तो शाम के 5:30 बजे से अगर मैं रात के कह सकता हूँ कि 10 बजे के आसपास तक हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है। यानी अगर शाम 5:30 से रात के 10 बजे के आसपास आप ट्रेड करेंगे तो सबसे बड़े जो मूव्स आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे वो इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगे। तो 24/7 वाले जितने भी मार्केट्स हैं आप वहां पर ट्रेड करते हैं तो इस टाइम पीरियड में करने से आपके जो ट्रेड होंगे वो सही निकल सकते हैं। तो इसलिए टाइमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जब मन करे तब आप ट्रेड लें, आप ऐसे टाइम पर देखेंगे कि अच्छे मूव्स आ रहे हैं तो भले ही ये जो मार्केट्स हैं ये 24/7 खुले रहते हैं, लेकिन हर टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। जो पर्टिकुलर टाइम मैं आपको बता रहा हूं, जब न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, जब लंदन सेशन चल रहा है, तब आपको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आपके ट्रेड्स के सही निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप इंडिया के अलावा कहीं और से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस केस में आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने देश का जो भी टाइम जोन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि लंदन सेशन या यूएस सेशन आपके उस देश के हिसाब से किस टाइम पर स्टार्ट होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम और भी कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे स्ट्रैटेजी आने वाली है और लास्ट में एक जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसमें भी हम सारी चीजों को मिलाकर भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो बहुत मेहनत के साथ हम इस लेक्चर को बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब चलिए हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है जुडास स्विंग का, हम उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको फिर से याद दिला दूं कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, अगले 3 दिन में जितने भी कमेंट्स आएंगे हम सारे कमेंट्स को हार्ट देने वाले हैं। हमें चैलेंज चाहिए, कम से कम 10,000 आए तो हम थक जाएं कि भाई हार्ट नहीं दे पा रहे हम, इतने कमेंट आने जाने चाहिए। तो कोशिश करो कि जितने कमेंट कर सकते हो कर देना। तो अब चलिए इसको समझते हैं। तो ये जो जुडास स्विंग स्ट्रेटजी है ये बेस्ड है टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर ही। मैंने आपको बताया है कि एशिया सेशन जो रहता है, जिसको सिडनी एंड टोक्यो सेशन को जनरली एशिया सेशन बोल दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में मार्केट जनरली हमें साइडवेज देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं जनरली टर्म का यूज कर रहा हूँ, मतलब कई बार हो सकता है कि उस सेशन में भी ट्रम्प चाचा आ जाएं और कुछ बोल दें तो वहां पर हमें कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज इन जनरल इस टाइम पीरियड में हमें मार्केट में कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलते। तो इस केस में ये जो स्ट्रैटेजी है इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एशिया सेशन के हाई एंड लो को मार्क करना होता है। तो जब आपको टाइमिंग पता है तो आप खुद से भी अपना हाई एंड लो मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से मार्क नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर एक इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाइए। यहां पर जाने के बाद आप सर्च कर सकते हैं एशिया सेशन हाई लो मिडलाइंस बाय मारेक मेजर। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एशिया सेशन को मार्क कर देगा। तो यहां पर ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है ये एशिया सेशन है। अब ये एशिया सेशन का हाई है, ये एशिया सेशन का लो है। एशिया सेशन क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टोक्यो और सिडनी सेशन को मिला के लोग एशिया सेशन बोल देते हैं। तो अब यहां पर जब भी आपको दिखाई देता है कि अगर मान लो आपको दिखाई देता है हाई एंड लो तो आपको दिखाई दिया, अब इसके बाद एशिया सेशन के बाद हमारा लंदन सेशन शुरू हो जाता है या न्यूयॉर्क सेशन आता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही एशिया सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, आपने एशिया सेशन का जो हाई था उससे लगते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वैसे खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिकेटर मार्क कर देता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूं। ऐसे ही उसका जो लो होगा आपने उससे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद अगर मान लो प्राइस ऊपर का जो लेवल है इसको ब्रेक कर देती है लंदन सेशन में और ब्रेक करने के बाद नीचे आ जाती है कुछ इस तरीके से, तो अगर ऊपर का ब्रेक करने के बाद नीचे आती है तो यहां पर ना प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। बट उससे पहले आपको कोई ना कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे साथ में लगाना होगा। और इसकी जगह पर अगर मान लो आपको दिखाई देता है कि प्राइस नीचे का लो ब्रेक करने के बाद ऊपर चली जाती है, जैसे अगर ये वाला एग्जांपल आप देखेंगे, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, हमने ये मार्क कर रखा था। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस पहले नीचे आती है और नीचे का लेवल ब्रेक करने के बाद वापस अंदर चली जाती है। तो अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने कोई ना कोई बुलिश सिग्नल ढूंढना है। जैसे आप CISD देख सकते हो, FVG देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो, IFVG देख सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक देख सकते हो। अगर आपको कोई भी बुलिश सिग्नल यहां पर मिल जाता है तो आप उसके बेसिस पे बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहां पर हमें CISD मिल रहा था तो हम यहां पर बाय कर सकते थे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लो के थोड़ा सा नीचे यानी यहां पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो जो एशिया सेशन का हाई है हम वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस जगह पर हमारा टारगेट
कहाँ तक होगा वो आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है और 1:3 के आसपास का टारगेट यहाँ पर हमारा बन रहा था। इसका उल्टा अगर मान लो आपको दिखाई देता कि हमारा हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ होता और उसके बाद प्राइस नीचे आती, तो हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन प्लान कर सकते थे। अब ऐसा होता क्यों है, इसके लिए आपको लिक्विडिटी को समझना होगा और लिक्विडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा कब आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो 11 अप्रैल को आएगा, जिसमें मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लिक्विडिटी भी हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमने उसे एक सेपरेट लेक्चर में रखा है। उसमें हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे और जब भी कोई आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर उससे पहले कोई लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है तो वहां पर हमारा जो ट्रेड है उसके एक्यूरेट निकलने के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये सब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, तो उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप उसके बाद भी देख सकते हैं कि हमारे बाकी जो लेक्चर्स हैं वो कब कब आने वाले हैं। यहां पर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का आपको कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। पीछे के जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं वो सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे भी आपको मिल जाएगी, साथ ही आई बटन में भी आपको नजर आ रही होगी। तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं समझ रहा हूं कि इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो आप उस पार्ट को एक बार दोबारा देखेंगे ना, तो बहुत हद तक आपके वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में तो थोड़ा सा टेक्निकल ये था, तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहे हैं तो होने बनते भी हैं, लेकिन अगर दोबारा से पार्ट को देखोगे तो चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगेन मैंने आपको बताया कि अगले 3 दिन में जितने भी कमेंट्स आएंगे हम सारे कमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, सारे कमेंट्स को हार्ट देने वाले हैं, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर आपने इससे पिछला वाला लेक्चर मिस कर दिया है तो यहां पे क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।